गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हेलो बच्चों। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। किसी का क्वेश्चंस वगैरह है कुछ? सर मुझे कुछ टॉपिक में डाउट थे, हाँ, मैंने वो आपको मैंने भेजे हैं। देखा मैंने अभी। हर्ष, ये कहाँ की क्वेश्चन है? हर्ष, मेरी आवाज आ रही है? हेलो, यस सर। कहाँ के क्वेश्चन है ये? सर ये सर ने 250 क्वेश्चन का एक पीडीएफ दिया था, उसी का है। कौन से सर ने? हर्षित सर ने। कहाँ पे है वो? कब भेजा था सर ने? सर 2 दिन हुआ शायद। क्या? 2 दिन हुए हैं। कौन से ग्रुप में है? 1 मिनट देख के बताता हूँ, या तो मैं आपको शेयर कर दूं सर। एक बार शेयर कर दो। स्क्रीन सबको दिख रहा है क्या? नो सर। देखो एक बार अभी। एक मिनट। अच्छे क्वेश्चन है इसमें। एक बार बताओ इसका, आप लोग आंसर बताओ। सर डी। देखो, क्रॉस कंजुगेशन वहीं पे होता है ना जहां पे दो जगह से, दो साइड से रेजोनेंस होने का चांस हो। समझ रहे हो आप लोग मेरी बातों को? हर्ष, यस सर। एक मिनट रुक जाओ। जस्ट एक।
देखो लिखा हुआ है ना कि कौन सा स्ट्रक्चर ऐसा है। एक मिनट, एक बच्चे का फोन आ गया, मैं देखता हूँ, जस्ट एक मिनट रुको। देखो बच्चों, क्रॉस कंजुगेशन ऐसा चीज होता है ना कि जहाँ पे दो जगह से कंजुगेशन हो सके। अब ये देखो कि यह डी वाला ऐसा है ना, ये बताओ क्या यह डबल बॉन्ड है? इसके एक अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड है और यस इसके सर। अल्टरनेट पोजीशन पे यहाँ पे डबल बॉन्ड है। अब ये चाहे तो इसके साथ कंटिन्यू कर सकता है कंजुगेशन, चाहे तो नीचे वाले के साथ कर सकता है। आप बताओ किसी और में ऐसा चांस है क्या डबल डबल वाला ऐसे? नो सर। क्रॉस कंजुगेशन उसी को कहते हैं ना। अब देखो चाहे ये डबल बॉन्ड हो, चाहे लोन पेयर भी हो सकता है, चाहे वह कोई भी एटम भी हो सकता है, ठीक है, जहां से रेजोनेंस होने का चांस रहे दो साइड जगह। ठीक है, क्या समझे क्या हर्ष? यस सर। एक बार आपका दूसरा क्वेश्चन देख लेता हूँ। ये क्वेश्चन दिया गया आपके पास, ये पूछ रहा है ना कौन सा हमारे पास, जो देखो पहली बात जो H प्लस होता है ना, H प्लस उसको हम लोग प्रोटॉन बोलते हैं। H प्लस को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोटॉन बोलते हैं। अब देखो हमारे पास यहाँ पे एक H प्लस है, दूसरा है, तीसरा है और चौथा है। इनमें से पूछ रहा है कि कौन सा वाला हमारे पास क्या है, ज्यादा एसिडिक है। तो पहली बात देखो, अगर मैं सी वाले की बात करूं, सी और डी वाले की, तो कुछ ऐसे है क्या, ध्यान से देखना। और डी वाला देखो, कुछ ऐसे है क्या, बताओ आप लोग। अब सिंपल सी बात देखो, अगर डी वाला निकल जाएगा तो यहाँ पे माइनस आएगा, और यह वाले माइनस के पास एक तो रेजोनेंस की वजह से स्टेबल हो रहा है, और दूसरा नीचे भी जाके स्टेबल हो रहा है क्या, बताओ आप लोग। एक ऑक्सीजन का रेजोनेंस है और एक बेंजीन का रेजोनेंस है। बताओ एक बार, क्लियर है क्या? यस। तो डी वाला तो लाजवाब होगा सबसे। उसके बाद सी वाला देखो, यहाँ पे माइनस आएगा तो ये आपस में कंजुगेशन करेगा क्या। उसके बाद क्या आएगा, एच सी। डी और सी कहीं दिख रहा है? मैक्सिमम चांसेस सी वाला। एक बार देख के बताना आंसर इसका कितना आ रहा है। इसका एक बार जरा हर आंसर लिखना। सर ये आपने पहले भी बताया था, तो उसमें तो आपने सी को पहले रखा था। एक बार पहले देखो, एक बार इसका आंसर देखना जरा। ये थोड़ा सा मुझ, इसमें सी वाला ही पहले होगा। थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ इसका क्या सीन है। देखो ये बाय मिस्टेक हो गया। अब देखो सी वाला इसलिए पहले होगा ना, ध्यान से देखना, सी वाला, क्योंकि सी वाला इसलिए पहले होगा ना, क्योंकि अगर यह वाला निकलेगा ना तो यह सबसे ज्यादा अच्छा रेजोनेंस करेगा, क्योंकि सेम ऑक्सीजन पे रेजोनेंस हो रहा है। ये अक्सर ना आपके कार्बोक्सिलिक एसिड के एसिडिटी भी डिसाइड करने में काम आता है। क्लियर है ना वरुण? यस सर। हाँ, तो सी वाला होगा, देन डी वाला होगा। तो सी और डी दो चीज मिल रहा है। अब फिर बात करते हैं ए में और बी में। तो अब ए और बी वाले में बताओ क्या सीन है। ए और बी वाले में बताओ कौन जल्दी निकलेगा तो ज्यादा स्टेबल होगा। देखो यहाँ पे सबसे पहली बात, जो sp कार्बन है या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, और यहाँ पे अगर बी वाला निकलेगा ना तो आपके पास डबल रेजोनेंस के चांसेस है, एक इधर भी और एक इधर भी। तो लेकिन पता है क्या, यहाँ पे जो sp है ना बहुत ही अच्छे से होल्ड करके रखेगा sp कार्बन, क्योंकि यह बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो जाता है। तो ए वाला होगा, देन बी वाला होगा। देखना जरा ये वाला आंसर आया है क्या। देखना जरा, आपका थर्ड बता देता हूँ। सर बी ऑप्शन आ रहा है, बी। कौन सा ऑप्शन आ रहा है? बी सही तो है, सेकंड। सही है ना। देखिए आपका क्वेश्चन था, लिखा है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। देखो वह एल्कीन जो सबसे कम स्टेबल होगा उसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होगा, ज्यादा होगा।
आप बताओ कौन सा एल्कीन ज्यादा स्टेबल है? इस एल्कीन के पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है? बताओ, ओनली 2 ही है ना? इस यस एल्कीन सर। के पास बताओ, तीसरे के पास बताओ। 4 और 4 6 10 है। इसके पास बताओ जरा। 3 3 2 5। और इसके पास भी मतलब ठीक है, ठीक ठाक ज्यादा है, 8 9 के आसपास है। और इसके पास बताओ 2 4 और एक 5 5 अल्फा हाइड्रोजन है। तो ये बताओ सबसे कम किसके पास है? फोर्थ वाले के पास। बोलो आप लोग। देखो, जो एल्कीन सबसे लेस स्टेबल होगा ना, उसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा होगा। ये बातें क्लियर है क्या? यस सर। क्लियर है। अगर ध्यान से देखोगे ना, तो हमारे पास सबसे लेस स्टेबल एल्कीन कौन है? पहली बात ध्यान से देखो, दूसरा है और पहला है। भले ही इसमें अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है, लेकिन दूसरा और पहला इसलिए ना क्योंकि इसमें कंजुगेशन नहीं है। देखो, एक उस साइड है और एक इस साइड है, दिख रहा है क्या आप लोग को? और दूसरे और पहले में सबसे कम स्टेबल कौन है? पहला वाला, क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन कम है, दिख रहा है ना? यस सर। तो पहला वाला लेस स्टेबल है ना, तो जो सबसे लेस स्टेबल होगा उसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा होगा। पहला वाला देन दूसरा वाला, क्योंकि इन दोनों में कंजुगेशन नहीं है। और तीसरे और चौथे में कंजुगेशन है। तो ये बताओ, तीसरे और चौथे में जिसका जो लेस स्टेबल उसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा, तो चौथे वाले के पास केवल 2 ही अल्फा हाइड्रोजन है ना, और तीसरे वाले के पास 10 है। कुछ ऐसे आंसर आएगा आपका। क्लियर है क्या? यस सर। क्या लिखा हुआ है? हाईएस्ट के ए दिया हुआ है। तो ये बताओ, अगर एसिड अच्छा होगा तो के ए क्या होगा? के ए भी अच्छा होगा, ज्यादा होगा? बोलो। यस। के ए ज्यादा होगा तो पी के ए कम होगा। अब ये बताओ, एसिड होगा तो सब पे माइनस आएगा, H प्लस निकालेगा तो जिसका माइनस ज्यादा स्टेबल वही होगा ना। बोलो। अब ये बताओ कि बी वाले पे 2 खींचने वाले ग्रुप लगे हैं, तो माइनस को स्टेबल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? बताओ। अरे बी वाले पे 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हैं ना, तो यस माइनस सर, चार्ज कर रहे स्टेबल हैं। हो रहा है, और स्टेबल हो रहा है तो जाहिर सी बात है बी वाला ही अच्छा एसिड होगा। बाकी सब में बताओ कोई स्टेबल कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है ना कोई स्टेबल। नहीं। बी वाले में कर रहा है, तो आपको ये देखना पड़ेगा। ये क्या पूछा है? एसिडिक स्ट्रेंथ पूछा है। तो सबसे अच्छा एसिड कौन है? सबका माइनस निकालो, सबका H प्लस निकालो। इस पे माइनस आएगा, इस पे माइनस आएगा, इस पे माइनस आएगा, इस पे माइनस आएगा, इस पे माइनस आएगा। और ये बताओ सबसे खराब एसिड कौन है? डी वाला, क्योंकि डी वाले में कहीं एसिडिक H प्लस है ही नहीं। ये बातें क्लियर है क्या? यस सर। पहली बात तो यही Yes, sir. एलिमिनेट। अब देखो ए बी सी में, ए बी सी में पहली बात मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से देखना। एक होता है कार्बोक्सिलिक एसिड पे रेजोनेंस। मैंने आपको बोला कार्बोक्सिलिक एसिड वाला रेजोनेंस बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि उसमें ना सेम एनर्जी के 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं। वरुण क्लियर है क्या? यस सर। तो कार्बोक्सिलिक एसिड किस में है? सी वाले में है। तो सी वाले को अभी आगे रखो। अब बात कर लेते हैं पहले वाले की। पहले वाले में देखना, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है, ठीक है। अब ये बताओ कि यह इधर जाएगा तो यह इधर जाएगा। एक यहाँ पे माइनस है, फिर यहाँ पे भी माइनस आएगा, यहाँ पे भी माइनस आएगा। इसमें भी 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, और चारों सेम एनर्जी के बनेंगे। और कार्बोक्सिलिक एसिड में कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे बताना जरा? 3 2। ही बनेगा। लेकिन ए वाले में कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे? 4 बनेंगे। तो ए वाला बच्चों सबसे लाजवाब होगा। क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। Yes. बाकी जो बच्चा बी वाले को ऐड कर दो। डन है क्या?
यस सर। अब आपके तो नहीं है, वरुण के देख लेते। ए ऑप्शन। ये बताओ आप ना, ये जेल्डल मेथड देखे हो, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन पूछता है इससे। और इतना मान के चलो ना, एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन से ना एक क्वेश्चन तो अक्सर जो पूछता है ना, एक होता है ड्यूमा मेथड और एक होता है ये वाला। सर इसमें आपने सिर्फ वो न्यूमेरिकल वाला पोर्शन बताया था, फॉर्मूले वगैरह, ये ऐसा तो कुछ कराया नहीं था। नहीं, ये इससे न्यूमेरिकल वाले फॉर्मूले भी पूछते हैं। आप ना पिछले साल के पीवाईक्यू देखना। सर ये पिछले साल की तो है, क्या? पिछले साल की तो है ये भी। अरे मैंने कई कई ऐसे क्वेश्चन देखा कि क्या बोलते हैं कि इसमें न्यूमेरिकल्स वगैरह पूछ रहे हैं। देखो, एक मिनट रुको। इसका जो प्रोसीजर है, आपको जो मैंने क्या बोलते थ्योरी दिया था उसमें दिया हुआ है। सर वो मैंने फोटो भेजी है, उसमें तो खाली वो फॉर्मूला है। देख लेते हैं एक बार। देखो पता है क्या, ये जो भी प्रैक्टिकल से रिलेटेड है ना, आप थ्योरी पढ़ो और पीवाईक्यू पढ़ो। ये मैंने आपको बताया था कि नहीं वरुण? थ्योरी और पीवाईक्यू दोनों साथ साथ पढ़ो। यस सर, थ्योरी इसकी मिल ही नहीं रही, एनसीईआरटी वगैरह में तो है थ्योरी ही नहीं है। आपको मैंने वो वाला दिया था ना। सर वो अ, मतलब आपने जो पढ़ाया था उसमें तो खाली फॉर्मूला फॉर्मूला है। अरे एक और मैंने आपको प्रैक्टिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड दिया था पीडीएफ। अच्छा, वो भी वो देखी ही नहीं मैंने कभी। उसमें देख लेना, ठीक है? सर उसमें रीसेंड देख लेना। कर देना सर, है ही नहीं मेरे पास। मैंने किसको भेजा था? ये यस को भेजा था। ओके सर। एक मिनट रुक जाओ। आप इसमें ऑर्गेनिक वगैरह में देखना, ठीक है? ओके सर। वैसे कैटलिस्ट का काम करता है। आप ना पीवाईक्यू के साथ साथ करना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ओके सर। ये प्रैक्टिकल वाले केमिस्ट्री होते ही ऐसे हैं। अभी मैंने क्रोमेटोग्राफी भी जितना आपको पढ़ाया ना, उसमें से भी कई क्वेश्चन है, पीवाईक्यू आपको देखना पड़ेगा। देखो मैं एक बार बफर सॉल्यूशन बताता हूँ, ठीक है? दीपांशी मेरी आवाज आ रही है? यस सर। देखो बफर सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन होता है ना, एक तो होता है नॉर्मल सॉल्यूशन, आपने जैसे चीनी पानी मिला दिया, नमक पानी मिला दिया, और एक होता है बफर सॉल्यूशन। तो नॉर्मल सॉल्यूशन जो होगा ना, उसमें आप एक बूंद अगर HCl डालोगे ना तो उसका पीएच कम हो जाएगा, NaOH डालोगे तो पीएच बढ़ जाएगा। लेकिन बफर सॉल्यूशन में आप थोड़ा सा कुछ भी डालोगे ना तो उसके पीएच में फर्क नहीं पड़ेगा, लगभग कांस्टेंट रहेगा। ध्यान है बातें मेरी? यस सर। ये होता है बफर सॉल्यूशन, ठीक है? अब बफर सॉल्यूशन भी दो टाइप के, एक होता है एसिडिक बफर और एक होता है बेसिक बेसिक। बफर। बेसिक। अब देखो जो एसिडिक बफर का पीएच होता है ना, पीएच उसका कैसे निकालते हैं हम लोग, कोई बताएगा? पी के ए प्लस लॉग सॉल्ट कंसंट्रेशन ऑफ अपॉन सॉल्ट बाई कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। एसिड। अब ये देखो एसिडिक बफर बनता कैसे है। इसमें क्या होता है, वीक एसिड होता है, और इसी का क्या होता है, सॉल्ट होता है। ठीक है क्या? जैसे मान लो वीक एसिड क्या हो गया हमारे पास, CH3 COOH, और इसी का सॉल्ट क्या होगा, CH3 COO Na। तो इसमें जो बेस मिला होता है ना, बेस बच्चों को स्ट्रॉन्ग का मिला होता है, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से जो भी सॉल्ट मिलके बनता हो वही बनेगा। क्लियर है मेरी बातें? क्लियर है? यस सर।
अब देखो बेसिक बेसिक बफर का क्या होता है, इसका निकलेगा पीओएच, पीओएच बराबर क्या होगा, पी के बी प्लस लॉग सॉल्ट बाई बेस, यही होता है फॉर्मूला। तो इस पे आप एक दो क्वेश्चन कर लोगे ना बुक से तो अच्छा समझ आ जाएगा। सर मैंने ना इसका एक क्वेश्चन भी भेजा है। देख लेते हो। ये है ना, यस सर। देखो अब सिंपल सी बात है, 1 m सोडियम बेंजोइक एसिड, यानी कि यह आपका एसिड हो गया वीक एसिड, और 1 m सोडियम बेंजोएट, यानी इसका क्या हो गया यार, क्या हो गया बताओ, सॉल्ट। सॉल्ट हो गया, ठीक है क्या। अब सिंपल सी बात है, इसका पीएच कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो, पी के ए प्लस लॉग सॉल्ट बाई एसिड। अब ये बताओ कि हमारे पास लॉग सॉल्ट, सॉल्ट हमारे पास 1 है और एसिड भी कितना है, एसिड भी 1 है, हमसे पूछा क्या है, कुछ ऐसे हो गया बताओ, सर वॉल्यूम। ऐसे हो गया बताओ, क्लियर है, क्लियर है। यस सर। अब देखो ये तो हमारे पास हो गया, अब ये बताओ सॉल्ट हमारे पास हो गया और एसिड हमारे पास हो गया, इसका आप लोग सॉल्व करोगे क्या, सॉल्व करना जरा, थोड़ा सा सोचो कैसे सॉल्व होगा, वरुण आप एक बार थोड़ा सा ट्राई करो आप लोग। थोड़ा सा आप लोग ट्राई करो। वरुण ट्राई कर रहे हो क्या, यस सर। एक बार सर ट्राई बट कर। सर मुझे इसमें थोड़ी कंफ्यूजन रहती है, वो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस कभी हो जाती है, कभी ये कंसंट्रेशन वगैरह के टर्म में। चलता रहता है ये। एक चीज याद रखना, अगर आप ना मोलैरिटी के टर्म में लेके चलोगे ना, तो आपको ना कभी भी क्या मिल वॉल्यूम नहीं मिल पाएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है मोलैरिटी उसका भी 1 दिया उसका भी 1 दिया, कट जाएगा और log 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, आपको आंसर नहीं मिलेगा। सॉल्व करें इसको, देखो पीएच कितना दिया हुआ है 4.5 और पी के कितना दिया हुआ है 4.2 दिया हुआ है। 4.2। अब ये बताओ मोलैरिटी क्या होता है, मोल बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम। यही होता है ना, यस सर। यही होता है। अब सिंपल सी बात है, मोल बराबर क्या हो जाएगा, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम हो जाएगा, बताओ यस। बताओ आप लोग, मोलैरिटी इंटू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो वॉल्यूम। जाएगा, या फिर मोल बाई बी वॉल्यूम, ठीक है। तो सिंपल सी बात पता है क्या, एक बात सुन लो, ध्यान से सुन लो, अगर किसी की मोलैरिटी 1 है ना, तो इसका डेफिनेशन क्या होता है, इसका डेफिनेशन यह होता है कि हमारे पास क्या है, 1 मोल सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्वेंट, कुछ ऐसा ही होता है ना, यस सर। कुछ ऐसा ही होता है, कुछ ऐसा ही होता है। देखो अभी सॉल्व करो आप लोग, देखो अब तो थोड़ा सा ट्राई करो, देखो क्या आ रहा है, एक बार थोड़ा सा ट्राई करो, देखो क्या आ रहा है।
log 2 की वैल्यू 0.3 दिया हुआ ना, यह एक इक्वेशन है। और एक चीज और जानते हैं, द वॉल्यूम ऑफ बेंजोइक एसिड सॉल्यूशन, यानी जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है, V1 प्लस सर V2 बाई V1 तो 2 के इक्वल आएगा ना, क्या इसे लॉग से लॉग मतलब हट जाएगा। क्या सर चीज, जो V2 बाई V1 है ये 0.3 के इक्वल आएगा या 2 के? 2 के नहीं, अच्छा सॉरी 2 के आएगा, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। यस सर। हमारे पास एक इक्वेशन और है कि V1 बाई V2 कितना है, जो सॉल्यूशन का है वो कितना है, 300 ml है ना। यस तो इससे सर। हमारा क्या हो जाएगा, V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2V1 हो जाएगा। तो यहाँ पे V2 का वैल्यू पुट कर दो, प्लस 2V1 इक्वल टू 300। तो V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100 आ जाएगा ना। द वॉल्यूम ऑफ बेंजोइक यस एसिड सर। सॉल्यूशन। अब ये बताओ, ऊपर वाला हमारे पास सॉल्ट का था, यानी कि सॉल्ट का था, यानी कि बेंजोइक एसिड का था, क्या था, बेंजोइक एसिड का था, ठीक है। सर सॉल्ट तो सोडियम बेंजोएट है ना। सॉल्ट सोडियम बेंजोएट है। देखो क्या लिखा हुआ, द वॉल्यूम ऑफ बेंजोइक एसिड सॉल्यूशन। देखो सबसे पहली बात ना, जो बेंजोइक एसिड का सॉल्यूशन है ना, उसका क्या है, 300 ml है। तो सिंपल सी बात, हमसे क्या पूछा है, द वॉल्यूम ऑफ बेंजोइक एसिड सॉल्यूशन इज 300 ऑफ दिस बफर सॉल्यूशन ml। द वॉल्यूम ऑफ बेंजोइक एसिड सॉल्यूशन, तो बेंजोइक एसिड हमारे पास नीचे वाला है ना, V2 है ना, V2 है ना बेंजोइक एसिड। जब V1 यस सर। 300 है तो V2 कितना आएगा, 200 के आसपास आएगा। देखना आंसर क्या दिया हुआ है। सर 100। एक मिनट रुक जाओ, कहीं V1 V2 में एक बार कैलकुलेशन देखना जरा, V1 V2 में कहीं गड़बड़ हुआ है क्या, एक बार कैलकुलेशन देखना, V1 V2 में कहीं गड़बड़ हुआ है क्या। सर कैलकुलेशन तो सही है, बस ये V1 और V2 में ही कुछ होगा। एक मिनट रुक जाओ, कैलकुलेशन तो मुझे भी सही लग रहा है, फिर ये कहाँ गड़बड़ हुआ है। पहली बात रुक जाओ, यहाँ पे ना मिली मोल्स कर लो, बाय मिस्टेक यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है। ये मिली मोल्स है ना, मिली मोल्स बराबर क्या होगा, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम। तो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला आएगा, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम। जब मोलैरिटी आपका एक एक है तो मोलैरिटी से मोलैरिटी दोनों कैंसिल हो जाएगा, और ये V1 को ऊपर कर लो, V2 को नीचे कर लो, तो सब जगह ऊपर V1 V2 नीचे आ जाएगा ऐसे, V1 V2 V1 V2। तो वही ठीक है, जो आपका V1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। यहाँ पे देखो मिली मोल से करना, जो कंसेंट्रेशन का टर्म है ना, आप उसको मिली मोल से कर लेना। कंसेंट्रेशन कभी भी मोल्स में और कंसेंट्रेशन टर्म में लिखना, ठीक है। और आपका क्या था, देखो फ्लेम टेस्ट ना मैंने आपको उसमें दिया हुआ है आपके, मैं भी आपको वो सेंड कर देता हूँ, ये जो एनालिसिस वाला है। यस सर, एक बार सेंड कर दीजिए। फ्लेम टेस्ट ना सिंपल सी बात है ना, कि किसी मेटल वगैरह को जलाया जाता है और उसमें देखा जाता है कि कौन सा कलर आया, तो कलर के हिसाब से बताया जाता है कि हाँ ये हमारे पास ये वाला आंसर होगा, ये वाला आंसर होगा। एक बार देखो चला गया क्या, यस सर। बताओ चला गया। यस सर, आ गया। और क्या बचा हुआ है आपके पास, और कौन सा क्वेश्चन था, सर एक कैनिजारो, बार कैनिजारो रिएक्शन का मैकेनिज्म। कैनिजारो रिएक्शन, ठीक है। तो देखो कैनिजारो रिएक्शन में सिंपल सी बात है, क्या होता है बताओ जरा। हमारे पास एल्डिहाइड होता है, और उस एल्डिहाइड के पास क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। हमारे पास एक एल्डिहाइड है और उस एल्डिहाइड के पास क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। जैसे देख लो, हमारे पास मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक एल्डिहाइड है, CH3 C डबल O और H। इसमें ना दो दो एल्डिहाइड होते हैं,
दो एल्डिहाइड होता है हमारे पास जिसमें अल्फा हाइड्रोजन न हो। तो सिंपल सी बात है ना, इसमें अल्फा हाइड्रोजन मैंने बना दिया तो यह वाला नहीं आएगा। HCHO बनाते हैं क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन होगा ही नहीं। जब अल्फा कार्बन ही नहीं होगा तो अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं होगा। अगर अल्फा हाइड्रोजन यस होता सर। बच्चों ना, यह पता है क्या बना लेता, यह एल्डोल बना लेता। ठीक है क्या? अब इसमें हम क्या लेंगे, कोई एक बेस ले लेंगे। ठीक है, अब बेस क्या करेगा, यहाँ पे आके बेस क्या करेगा बताओ जरा, यहाँ पे आके अटैक करेगा। और जब यहाँ पे आके अटैक करेगा ना तो आपके पास कुछ ऐसे बन जाएगा HC, यह बॉन्ड ओपन हो जाएगा और हमारे पास यहाँ पे OH आ जाएगा और यहाँ पे H आएगा। क्लियर है क्या? क्लियर है। अब देखो जब यह नीचे आएगा ना तो यह वाला निकलता है, माइग्रेट होता है, H माइग्रेट होता है। जब H माइग्रेट होगा ना तो H माइनस के फॉर्म में माइग्रेट होगा और यह वाला माइनस कहाँ पे जाके अटैक करेगा, यहाँ पे जाके अटैक करेगा। तो आप बताओ यह कुछ ऐसे बन जाएगा क्या, यह वाला कुछ ऐसे बन जाएगा, बोलो, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। यस सर। और जब इसमें अटैक करेगा तो कुछ ऐसे हो जाएगा, ध्यान से देखो, H और एक तीसरा H, ये अटैक किया और यहाँ पे क्या आ जाएगा, O माइनस आ जाएगा। क्लियर है मेरी बातें? क्लियर है। अब यह वाला जो बनेगा ना कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका H होता है एसिडिक, तो इसका H निकल के आ जाता है इसके पे, तो एक हमारे पास कार्बोक्सिलेट आयन बन जाता है और एक हमारे पास क्या बन जाता है, एल्कोहल बन जाता है। आई होप मेरी बातें क्लियर होंगी। एक क्या बन जाता है, ये एक लास्ट वाला फिगर कार्बोक्सिलेट बता आयन बन जाता है और एक क्या बन जाता है, एल्कोहल बन जाता है। यही दोनों प्रोडक्ट बनते हैं। ठीक है, आप ना एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो समझ आ जाएगा। ओके सर। आप एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो क्लियर हो जाएगा। और भी किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो। और भी किसी का कुछ क्वेश्चंस वगैरह है तो पूछ सकते सर जो हैं। आपने PDF भेजी है उसमें वो तो है ही नहीं जेल्डाल मेथड। जेल्डल मेथड नहीं है, ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस दे देगा। एक बार रुको, मैं जेल्डल मेथड का देता हूँ आपको। इसमें कुछ छोटे छोटे टर्म है वरुण, वो पढ़ लेना जरूर। देखो एक बार वरुण, ओके सर। एक बार देखो, आपको मैंने सेंड किया। यस सर मिल गया। ठीक है, आप यूट्यूब से भी पढ़ लेना इसको अच्छे से। और जेल्डल मेथड जरूर ही पढ़ लेना क्योंकि जेल्डल मेथड से न्यूमेरिकल वाला भी क्वेश्चन आता है। आप अगर PYQ देखोगे ना तो न्यूमेरिकल्स वाले भी क्वेश्चंस आते हैं जेल्डल मेथड से। ओके सर। बताता हूँ दीपांशी। ओके सर। एक बार जरा आप लोग इसका बताना। पहली बात बताओ कि हमारे पास अगर ए वाले में जाए ना, इसमें कोई भी परऑक्साइड नहीं है, बी वाले में क्या हमें दिख रहा है, परऑक्साइड दिख रहा है। तो आप बताओ ए वाला क्या होगा, मार्कोनिकॉफ, और बी वाला क्या होगा, एंटी एंटी मार्कोनिको। मार्कोनिको। एंटी मार्कोनिकॉफ। सिंपल सी बात है, और कुछ हमें दिख ही नहीं रहा है इसमें। देखो ए वाला मार्कोनिकॉफ बनेगा तो यहाँ पे आएगा, यह ए वाला प्रोडक्ट है, और बी वाले में यहाँ पे आएगा, बी वाला प्रोडक्ट है। देखो डी वाला सही तो दिया है, ठीक है। यस सर। अरे क्लियर है। यस सर। इसमें देखो, इसमें हमारे पास बेंजीन है और कंसंट्रेटेड HNO3 और H2SO4 दिया। आप बताओ नाइट्रेशन होगा कि नहीं होगा? यस सर। अब नाइट्रेशन होगा तो NO2 जुड़ जाएगा,
और इसमें दिया हुआ SN और HCl। आप बताओ क्या रिडक्शन होगा कि नहीं होगा? और Yes, रिडक्शन sir. होगा तो क्या बनता है? एमीन बन जाता है, Aniline. एमीन बनता है, एमीन। Yes, sir. ठीक है, मतलब वही एनिलीन। और उसके बाद क्या दिया? NaNO2HCl, फिर से क्या हो जाएगा? बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? कुछ ऐसे बन जाएगा क्या? N2Cl बन जाएगा, बोलो। Yes, sir. और उसके बाद Yes, हमारे sir. पास क्या दिया? फिनॉल दिया हुआ है, फिनॉल दिया हुआ है। Coupling. ये मैंने आपको क्लास में बताया था, ये डाई एजो बनाता है, एजो बनाता है, कलर कंपाउंड बनाता है। और यहाँ पे पता है क्या, इसका जो प्लस वाला होता है ना N2 का, वह आके इससे यहां से अटैक करता है, पैरा वाले से अटैक करता है, तो कपलिंग रिएक्शन हो जाता है। ये आपको क्लास में बताया था, और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि 1-2 साल पूछा भी हुआ है। आप लोग एनसीईआरटी में देखना, एनसीईआरटी में भी है ये। और क्या आपने सेंड किया? सर एक क्वेश्चन और है। देख लेते हैं। क्या लिखा हुआ है? हाई कंसंट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल रिएजेंट विल सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड विल डू नॉट हैव, बल्कि सब्स्टिट्यूएंट विल फॉलो SN2 मैकेनिज्म। अब सिंपल सी बात देखो, SN1 के लिए देखो, SN1 के लिए जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वो किसके लिए होता है? वह होता है एल्किल हैलाइड। ठीक है, इसमें न्यूक्लियोफाइल का कोई रोल नहीं होता। लेकिन वही अगर SN2 की बात करें ना, इसमें क्या होता है? एल्किल हैलाइड और क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल दोनों Nucleophile. होता है। इसमें जो न्यूक्लियोफाइल की जरूरत होती है वो स्ट्रॉन्ग की होती है, और इसमें क्या होता है? वीक भी चल जाएगा। तो आप बताओ कि क्या बोला? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बोला है, बोलो। सेकेंडरी हैलाइड बोला है, जाहिर सी बात है। प्राइमरी सेकेंडरी वाले क्या होते हैं? या SN2 दे देते हैं। SN1 जो होता है टर्सरी अक्सर बहुत अच्छा देता है। ठीक है, पहली बात, बल्कि सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। तो आप बताओ, ये पीछे से अटैक करेगा तो इसके लिए बल्कि चाहिए क्या? अरे ये पीछे से अटैक करता No, है ना sir. SN2 वाले में। हाँ, यस सर। तो इसके लिए क्या होता है? बल्कि नहीं चाहिए होता, इसलिए 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री होता है। तो पहला वाला तो बिल्कुल सही है। दूसरा देखो, अ सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड व्हेन ट्रीटेड विथ लार्ज एक्सेस ऑफ एथेनॉल फॉलोज SN1 मैकेनिज्म। देखो, ये भी बातें सही है कि अगर हम लार्ज एक्सेस में एथेनॉल मिला देना, यह क्या हो जाता है? SN1 मैकेनिज्म हो जाता है। पहली बात देखो, जो एथेनॉल होता है ना बच्चों, यह वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। यह क्या होता है? वीक न्यूक्लियोफाइल होता है। तो सिंपल सी बात, वीक न्यूक्लियोफाइल किसको फॉलो करते हैं? SN1 को करते हैं। तो दोनों बातें सही है। दूसरी वाले बातें आप लोग याद कर लेना, थोड़ा सा पढ़ लेना, ज्यादा कुछ है नहीं। और पहला बात तो फैक्ट की बात है। ठीक है, ओके सर। यस सर। बाकी फिर मिलते हैं आप लोग से क्लास में। ठीक है सर हाँ जी, सर मैंने कुछ क्वेश्चन सेंड करे हैं, आप बता दीजिए एक बार। देख ले रहा हूँ। ओके सर। देखो, जिसका लैटिस सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है ना, उसकी लैटिस एनर्जी क्या होती है? ज्यादा होती है। अब आ जाते हैं फजांस रूल में। ठीक है, इसमें आ जाते हैं फजांस रूल में। आप बताओ, फजांस रूल क्या बोलता है? आयनिक कैरेक्टर होते होते वह कोवैलेंट कैरेक्टर दिखाए तो उसी को क्या बोलेंगे? फजान रूल। फजाल रूल में जो हमारे पास केटायन होता था उसको क्या होना चाहिए? छोटा। और जो एनायन होता था उसको क्या होना चाहिए? बड़ा। ये आप लोग पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे फजान रूल में? यस सर। पढ़े थे। अगर ये दोनों कंडीशन मिल जाते हैं ना, तो हमारे पास क्या होगा? वो कोवैलेंट कैरेक्टर होगा। देखो ध्यान से, हमारे पास क्या है? पे मग का सर 12, यही है ना? तो सिंपल सी बात बताओ, अगर मैग्नीशियम का सबसे छोटा कौन होगा? देखो, ऑक्सीजन तो सब में सेम है ना, ऑक्सीजन सब में सेम है। अगर ऊपर से नीचे आओगे तो साइज क्या होगा? साइज बढ़ेगा, इंक्रीज। इंक्रीज होगा। यानी ऊपर से नीचे आओगे तो आयनिक कैरेक्टर होगा। क्या होगा? आयनिक कैरेक्टर होगा। नीचे से ऊपर जाओगे तो क्या होगा? कोवैलेंट कैरेक्टर होगा।
अब पहली बात सुनो, जितना ज्यादा आयनिक कैरेक्टर होता है ना उतना ही खतरनाक क्या होता है, लैटिस एनर्जी होती है। ये बताओ बेरियम, ये ए वाला ही आंसर होगा। एक बार देखो प्रतिष्ठा सही है क्या? प्रतिष्ठा यस सर। क्लियर है? यस सर, सही है। इसमें बताओ आप लोग, HI ऐड करना है और ये कौन सा है, ईथर वाला क्वेश्चन है। देखो पहली बात तो बॉन्ड टूटेगा, या फिर यह वाला टूटे या फिर यह वाला टूटे, यह पहला नंबर हो गया या दूसरा नंबर हो गया। आप बताओ कौन इजीली टूट सकता है? सेकंड। सर दूसरा वाला। सेकेंड। पहला वाला इसलिए नहीं टूटेगा ना क्योंकि यह रेजोनेंस के साथ क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड कैरेक्टर दिखाएगा। ठीक है, क्लियर है क्या? यस सर। अब ये अगर यस दूसरा वाला टूटेगा तो ऑक्सीजन पे माइनस आएगा, इस पे प्लस आएगा। अब ये बताओ यहाँ पे H प्लस हो जाएगा और यहाँ पे I माइनस हो जाएगा, तो जो प्लस वाले के पास माइनस चला जाएगा, माइनस वाले के पास प्लस हो जाएगा, एक फिनॉल बन जाएगा और एक I बन जाएगा। तो हमारे पास तो ये पहला वाला ही लग रहा है। देखो इसका भी पहला वाला दिया है। यस सर। क्लियर है? यस बताओ सर। तो। ये बताओ, ये बताओ आप लोग। सॉल्व करो आप लोग इसको। ये बताओ हमारे पास S8 से क्या बन रहा है, H2 बन रहा है। ये बातें क्लियर है क्या? बोलो आप लोग, अरे बताओ ना। यस सर। यस सर। मान लेते हैं कि यह स्टार्टिंग में क्या है, प्रेशर इसका P है, यह 0 होगा, और जब यह P माइनस क्या होगा, PX हो जाएगा, तो यह क्या हो जाएगा, 4PX हो जाएगा। बोलो, यस सर। ये बातें क्लियर है क्या? यस सर। या फिर मैं आपको और अच्छे तरीके से बता देता हूँ, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। इनिशियल प्रेशर इसका कितना दिया, 1 atm दिया हुआ है, यह क्या होगा, यह 0 हो जाएगा। और जब 1 माइनस 1 का 30% होगा, आप बताओ 30% कम हो जा रहा था, 30% यही कम होगा ना, तो यह कितना बन जाएगा हमारे पास, 1 इंटू 30/100, और यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई होगा, यही होगा ना, जितना कम होगा यस उतना ही सर। होगा। बताओ, यस सर। इतना ही बनेगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब सिंपल सी बात, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू निकालना है, तो आप बताओ केसी बराबर क्या, केपी बराबर क्या होगा, H2 पे पावर 4, 4H2 पे पावर 4 डिवाइड बाई SF, यही होगा ना। बोलो बोलो। यस सर। यस सर, ये होगा। हमारे पास इसको इससे कट कैंसिल आउट कर दो, हमारे पास क्या हो जाएगा, 12/10 पे पावर क्या हो जाएगा 4, और डिवाइड बाई अगर इससे माइनस करोगे, इसको इसको कट करोगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 7/10, कुछ ऐसे आएगा ना। बताओ आप लोग, यस सर। एक बार सॉल्व करना जा रहा है, देखो कितना आ रहा है, एक बार सॉल्व करके बताओ, अभी देखो कितना आ रहा है।
सर 2.96 आ रहा है। यस सर, बी ऑप्शन ही सही है। सर आ गया। ठीक है, फिर क्लास में मिलते हैं बच्चों। ओके सर। बाय सर।